हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आरती शर्मा। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट। लास्ट हमने 2 पार्ट्स में काफ़ी कुछ कवर करा था, तो आज के पार्ट में हम बेसिकली करने वाले हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस जो है इसका स्कोप क्या है, कि मीन्स इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को जो है कवर करना है, कौन से टॉपिक्स को हमें फर्दर पढ़ना है, तो क्या चीज़ों को इसके स्कोप में रखते हैं और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इसका सब्जेक्ट मैटर है ना पॉलिटिकल साइंस का, ये बहुत ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, कि मतलब सेम नहीं रहने वाला। ठीक है, हर बार जो है वो चेंज होता रहता है। ऑलवेज वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, डायनामिक का मीनिंग है चेंज होना। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है इसका जो सब्जेक्ट मैटर है विद टाइम जो है वो चेंज होता रहा है। यानी कि इसका जो स्कोप है, इसमें जिन चीजों को हमें कवर करना है वो विद टाइम जो है चेंज होता रहा। ठीक है, तो विद चेंजिंग टाइम या विद पासिंग टाइम, विद चेंज इन time and situations, its subject matter also changed। ठीक है, जैसे कि कैसे, क्योंकि जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने इसका स्कोप माना था सिर्फ और सिर्फ सिटी स्टेट्स तक। ठीक है, जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने इसके स्कोप को माना था सिर्फ सिटी स्टेट की स्टडी तक। ठीक है, उसके बाद अरिस्टोटल ने बोला नहीं भाई, ये तो मास्टर साइंस है। फिर ट्रेडिशनल्स ने क्या बोला था? यस, पिछली वीडियोस में हमने देखा था ट्रेडिशनल थिंकर्स ने बोला था इट इज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे अब मॉडर्न थिंकर्स या फिर हम उन्हें बिहेवियरलिस्ट बोलते हैं। सेम बिहेवियर का स्पेलिंग लिख के एलिस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें हैं, स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी है, लेकिन इसमें एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर को भी इंक्लूड करो। एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज इसमें इंक्लूड करो व्हाट, एज वेल एज हमें इसमें इंक्लूड करना है ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वेदर लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर व्हाट पॉलिटिकल इन, विच आर पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, तो चाहे वो एक्टिविटी कैसी भी है, लोकल है, ठीक है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, एनी हाउ वो एक्टिविटी जैसी कैसी भी है उसे इंक्लूड कर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी यहाँ तक की। अब हम करेंगे कि एक्चुअल में, चलो अब इसका स्कोप फिर आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो थोड़े दायरे में नहीं, उसका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। ठीक है, तो वास्ट स्कोप के साथ ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कवर रहता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि एक्चुअल में कितने सारे स्कोप्स हैं। तो बुक में 23 दे रखे हैं टोटल, तो सबको पढ़ेंगे। 18 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये चीज आ सकती है, तो हमें एटलीस्ट 20 तो याद रहने चाहिए। और बहुत कॉमन कॉमन से हैं वो जो स्कोप है, वो कहीं ना कहीं हमने जो है अपनी लोअर क्लासेस में एज अ चैप्टर्स पढ़ रखे थे। ठीक है, तो स्कोप में सबसे पहला स्कोप है जो इसका मानते हैं पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज स्टडी ऑफ स्टेट, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो फर्स्ट स्कोप इज, अब स्कोप की बात करेंगे तो पहला स्कोप है स्टडी ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो गार्नर है वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट बिगिंस एंड इट एंड्स विद द स्टेट।
कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। ठीक है, शुरू भी इसी से होती है और एंड भी इसी पे आकर होता है। ठीक है, तो स्टेट का हमें क्या पढ़ना है, पास्ट, इसमें बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो देखो सबसे पहली बात कि पास्ट हम किसी चीज का क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन कैसा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल ओरिजिन, तो हमें पता चला ना कि पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ा, किस किसने, तो हम पास्ट पढ़ रहे हैं ना, उसका हिस्टोरिकल ओरिजिन पता करना है। ठीक है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कि अब का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और पहले में क्या चलता था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए और इसके लिए हिस्टोरिकल ओरिजिन्स वगैरह पता करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशंस और हिस्ट्री को क्यों देखना है, हमें पास्ट में क्यों देखना है कि हाउ एंड व्हेन द चेंजेस केम, कि वेरियस स्टेजेस जो आई हैं हमारे कंट्री में या हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो कैसे आई हैं। इतने सारे स्टेजेस यानी कि क्या क्या पड़ाव पार करके आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसमें देखना है कि हाउ, कैसे, एंड व्हेन, ये कास्ट सिस्टम कैसे बना, ये हम लोग यहाँ पे कैसे हैं, हमारी सोसाइटीज कैसे जो है वो क्लासिफाई हुई, कि वो गरीब क्लास है, वो अमीर क्लास है, वो सारी चीजें कैसे जो है क्लासिफाई हुई, उन सब चीजों को हमें पढ़ना है। पहले सिटी स्टेट्स को लेकर चलते थे, सिटी स्टेट्स से नेशन स्टेट्स कैसे बनी, ये हमें पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रोथ कैसे हुई हमारी पॉलिटिकल साइंस की, क्या क्या स्टेट की ग्रोथ के क्या क्या एस्पेक्ट्स रहे, उन सारी चीजों को हमें इसमें कवर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है ये लिंक्ड है, क्योंकि प्रेजेंट में जो चीज हम देख रहे हैं कभी ना कभी वो क्या था, पास्ट। ठीक है, तो आज अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा जो घर है, सपोज मेरा जो घर है वो यहाँ पे है जो, तो इससे पहले यहाँ पे मेरा घर नहीं था, यहाँ पे जमीन थी, तो उस जमीन पे क्या था, कैसे थी, क्या वहां पे खेती होती थी, नहीं होती, तो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं उसकी हिस्ट्री को नहीं जानूंगी। सेम एज इसमें भी हमें पास्ट के ऊपर जो है डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो और सिंपल सी बात एक और बोलूंगी कि जो पास्ट में मिस्टेक्स हमने करी होती है, हम हिस्ट्री को इसीलिए भी रीड ऑन करते हैं कि जो हमने मिस्टेक्स पास्ट में करी हैं तो वो हम रिपीट ना करें, इसीलिए भी हम करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट को या हमारी स्टेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो जो हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसे हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो स्टेट है, हाउ इट इज बीइंग कंप्लीटेड, मीन्स वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को। कुछ ना कुछ हमारे पास एम तो होना चाहिए ना, तो उस एम को वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या वो मेथड्स और आइडियोलॉजीज को अपना रहे हैं, उन सारी चीजों को देखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल डेवलपमेंट को है प्रेजेंट में बहुत ज्यादा जो है तरजीह दी जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट। और इनका कहना है प्रेजेंट में उसका एस्पेक्ट का कहना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट कंप्लीट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि पीपल, तो बिना डेवलपमेंट के, विदाउट डेवलपमेंट, DEVL लिख देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ पीपल स्टेट कांट बी डेवलप्ड। ठीक है, तो मतलब दोनों दोनों हाथ साथ में चलते हैं। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि मेरी इकोनॉमी फर्स्ट पे है, ठीक है, लेकिन मेरे देश में ना तो अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, ना तो अच्छा हेल्थ है, और ना ही जो लोग हैं उनके पास अच्छी हाउसिंग सिस्टम है, रोड्स अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो इतना सारा पैसा लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, तो ये बातें हैं कि हमें साइड बाय साइड हर एक चीज को, हर एक ओवरऑल डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को लेकर के चलना है। ठीक है, तो फ्यूचर में बोलते हैं कि प्रेजेंट जो है वो सिर्फ इनफ बात नहीं है, कि प्रेजेंट इज नॉट जस्ट इनफ। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस करनी होती हैं, कुछ ना कुछ
सजेशंस आते हैं प्रेजेंट में हमारे पास, तो उन्हें हमें फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, डेवलपमेंट करनी है। कॉन्टिन्यूअल डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में ये जो ऑब्जेक्टिव है हमने अचीव कर लिया, चलो भैया बैठ सकते हैं, नहीं, फ्यूचर के लिए एक और गोल लेकर चलना है, एक और एम लेकर चलना है, ठीक है, कुछ और स्टेप्स हमें लेकर चलने हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट चाहिए हमें, कंटिन्यूअल डेवलपमेंट चाहिए, रुकना थोड़ी है, कंटिन्यूअल डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो ये था स्टडी ऑफ स्टेट, पहला पॉइंट है। तो 2-3 पॉइंट्स बड़े हैं, बाकी सारे इजी हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, स्टडी ऑफ स्टेट कर लिया, अब करेंगे स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट में बेसिकली हमें देखना है कि हाउ जो गवर्नमेंट है वो कैसे हमने चुनी है, और वो कैसे आई है, क्या वायदे थे उन लोगों के, क्या वो कर रहे हैं, एज वेल एज कि जो गवर्नमेंट की टाइप है वो कैसी है, ठीक है, मोनार्की है, डेमोक्रेटिक है। कई बार ऐसा रहता है कि डेमोक्रेटिक वो बोल देते हैं कि दैट वी आर डेमोक्रेटिक, लेकिन उनके जो एक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो जो सिटीजन है उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर होना है। वो कैसे होंगे, स्टडी के द्वारा होंगे। तो वो कैसे मिलेगी उनको, पॉलिटिकल साइंस में इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्कोप इज स्टडी ऑफ यस गवर्नमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने वाले हैं इसमें कि कैसी है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वेदर कौन सी इंडिविजुअलिज्म चला रही है, मतलब कि एक ही कोई बैठा हुआ है वो अपनी मर्जी चला रहा है, ना किसी से पूछ रहा है करने से पहले, ना किसी को बता रहा है करने के बाद, बस कर रहा है। उसका इफेक्ट जब आ रहा है तब जनता भुगत रही है, लेकिन उसको किसी की परवाह नहीं है। जैसे किंगशिप कह सकते हैं इसको। कम्युनलिज्म हो सकता है, ठीक है, एक पार्टी रहेगी वो अपना ही चलाती रहेगी। डेमोक्रेटिक हो सकता है, ये हमें मालूम है, हमारा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, अब स्टेट बोलेंगे। डेमोक्रेटिक हो गया, और कौन सी है टाइप, मोनार्की है, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, अनार्की है, बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ओके। तो कैसी हमारी जो स्टेट है और उसके स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है, वो हम चीज को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आईटीएल लिख रही हूँ इंटरनेशनल को बार बार फॉर सेविंग टाइम एज वेल एज द स्पेस, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, और जो इंटरनेशनल जो हमारा बाकी जो रिलेशंस है, यानी कि बाकी जो कंट्रीज हैं ग्लोबली हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखने की क्या जरूरत है भाई। इसके एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा घर है तो घर को एक देश मान के चलते हैं। अगर मेरा घर है तो मुझे पड़ोसियों की जरूरत क्यों है, अपने रिश्तेदारों की जरूरत क्यों है, इसीलिए ना क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, कुछ उनसे चाहिए, कुछ उनको देना है, कुछ शेयर करना है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है, कुछ मेरे पास है मुझे उनसे सीखना है, कुछ उनके पास है वो मुझे सिखाना है। और ये सारी चीजें हमें एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज और थॉट्स को। तो वही चीज है कंट्रीज के साथ, ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री जो है उसमें हर तरह के रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, ठीक है। इंडिया के पास क्या है, अच्छी सॉइल है, तो उसमें क्या मिलता है कि अच्छी अच्छी जो है वैरायटीज ऑफ क्रॉप है हमारे पास। फॉरेन की कोई कंट्री है उसके पास अच्छा डायमंड है, या फिर उसके पास अच्छा ऑयल है, जैसे कि यूक्रेन के पास, यूक्रेन से हम अपने बहुत बल्क ऑफ ऑयल के लिए डिपेंडेंट है यूक्रेन के ऊपर। तो रशिया है, अमेरिका है, उसके ऊपर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इनको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस को हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ब खुद अकेले सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें कि 100% सारे रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका है उसे आप ले लो, वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा जो एरिया है वो डेजर्ट का है। तो उन लोगों को क्या है, उनके पास दैट यूएई जो है, हमारे पास दुबई है, उनके पास ऑयल है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ अपने ऑयल के दम पर, देखो अपने दुबई जो है उन्होंने कितना अच्छा खड़ा कर रखा अपना पूरा का पूरा जो सिटी है, और उसके बाद उन्हीं का ऑयल हो सकता है कितने सारे
और होता भी है कि मतलब कितनी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी बातें आपको इसमें बता दी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ठीक है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी बहुत सारी ट्रीटीज रहती हैं, ठीक है, कि हम जब अगर कभी वॉर हुई तो हम आपकी कंट्री के साथ खड़े हैं, डोंट वरी। एक वीक कंट्री को एक जो होती है स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो हमेशा क्या करती है, बाउंड में उसको बनाकर रखती है कि डोंट वरी, आपको कोई परेशान करेगा मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जैसे कि जब 90 समथिंग में हमारे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान और हमारी इंडिया की जो है वॉर चल रही थी, तो इंडिया ऑलमोस्ट जीतने को कर रहा था, लेकिन क्योंकि इंडिया जो पाकिस्तान है उसके बॉन्ड्स अमेरिका के साथ थोड़े अच्छे थे, तो जो इंडिया है वो उस समय अमेरिका से बहुत कुछ ले रहा था, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो अमेरिका ने उन्हें बोला था कि पाकिस्तान को इन्वेड करना, मतलब पाकिस्तान के साथ जंग आप बंद कर दो, अदरवाइज हम आपके साथ अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिनिश कर देंगे। तो उस समय इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें जो है हॉल्ट करना पड़ा, अपनी वॉर को रोकना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रीटीज के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं, एज वेल एज अब आपने देखा कि G20 सबमिट हुई ना इंडिया में, तो उसमें 20 कंट्रीज जो पार्ट रही हैं, तो G20 है, G7 है, ठीक है, सार्स है, UNO, तो हमें इंटरनेशनली रिलेशंस रखने पड़ते हैं एनीहाउ, ठीक है। तो ये चीज इसमें आ गई, ओके। तो अब क्या है, जो ह्यूमन है वो एक पॉलिटिकल बीइंग भी है, इस चीज को भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कैसे हैं, किस कंट्री के साथ अच्छे हैं, हमारे पास क्या है, हम किसी से क्या लेते हैं, एवरीथिंग। फोर्थ स्कोप इज कि मैन जो है इज अ पॉलिटिकल बीइंग ऑल्सो, ठीक है। तो भाई पॉलिटिकल बीइंग क्या है, अब ह्यूमन बीइंग तो सुन रखा था, तो पॉलिटिकल बीइंग है कि जो इंसान है उसे पॉलिटिकल चीजों की भी जरूरत है। अगर मैं और मतलब मेरे कंट्री के सारे लोग सोच लें कि हमें नहीं सरकार को चुनना, ठीक है, बनना तो जिसमें भी है बन ही जाएगा और काम अपना करता रहेगा, मेरी अकेले वोट डालने से क्या होगा, तो ये बात अगर सारे लोग सोच लें तो सरकार तो चुनी नहीं जाएगी। तो फिर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो उसे मैनेज कौन करेगा? अगर कोई सरकार ही नहीं होगी तो उसे मैनेज कौन करेगा? हम सारे लोग तो मिलकर नहीं कर सकते ना। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहना चाहिए ना, जो सारी चीजों को मैनेज करे, ठीक है। अगर कहीं पर रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो ये हम लोग तो नहीं कर सकते ना कि मेरे घर के आगे वाला रोड मैं बना लूंगी, तेरे घर के आगे वाला रोड तू बना ले, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई वी नीड गवर्नमेंट, और हमें गवर्नमेंट को चूज करने के लिए हमें पॉलिटिकल बनना ही पड़ता है, क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल तो है ही। सोशल एनिमल कैसे है? हमें समाज की जरूरत है ना, क्योंकि हमें दोस्त की जरूरत है, रिश्तेदार की जरूरत है, पड़ोसी की जरूरत है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसीलिए हम सोशल हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी की जरूरत है। तो सेम एज हमें पॉलिटिकल होने की भी जरूरत है, तो हम पॉलिटिकल भी हैं, क्योंकि हम बहुत सारी हम में से आपने देखा होगा कि आपने पड़ोसी में या किसी रिश्तेदारी में सुना होगा कि वो मेरे जो मामा के चाचा के भतीजे हैं वो क्या करते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, वो मतलब जानते हैं उनको, ऐसे ऐसे करके आपने सुन रखा होगा। तो वो सारी चीजें क्या हम कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज में जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम जो है इलेक्शंस करते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में तो हम एटलीस्ट पार्टिसिपेट करते ही है ना। और बीइंग अ सिटीजन हम पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है। हमने पॉलिटिकल का मीनिंग क्या देखा था, याद है ना? तो बेसिकली सिर्फ पॉलिटिक्स की जितनी भी एक्टिविटीज पॉलिटिकल इन नेचर है उन सबको हम देखते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हम क्या कोई सी भी हम कभी ना कभी करते ही हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? देखो, अगर मेरे घर के सामने का रोड टूट जाएगा तो मैं सबसे पहले किसे ब्लेम करना स्टार्ट करूंगी? यार सरकार ने करा नहीं, यार उसने करा नहीं, यार हमारी सरकार ने करा नहीं। तो किसी ना किसी तरह से हम पॉलिटिकल हैं, क्योंकि हमें सरकार की जरूरत लग रही है, तो वी आर पॉलिटिकल, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बात बोली गई है इसमें, इसी पैराग्राफ में, कि ह्यूमन जो है, जो मैन है, वो एक एक्टर है। वाह भाई, इसे तो हीरो बना दिया। मैन एक एक्टर है जिसके अराउंड, ठीक है, अराउंड whom पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व्स, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है भाई पॉलिटिकल साइंस, हम लोगों के इर्द गिर्द, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम इलेक्ट ना करेंगे
गवर्नमेंट को हम अगर बैठ जाएं चुप करके पॉलिटिकल साइंस वहीं पर फिनिश है, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बुक ही बोल रही है, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद द फोर्थ पॉइंट हमने कवर कर लिया। फिफ्थ पॉइंट इज कि और क्या स्कोप है भाई, और क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको याद होगा क्लास 10th में, इफ आपने सिविक्स में पढ़ा है कि इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि हाउ इलेक्शन कमीशन क्या चीज है, ठीक है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करते हैं, लिख देती हूँ, कैसे कंडक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कौन है, कौन सी पार्ट, कौन सी चीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कौन है, ठीक है, इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रहता है कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है, एवरीथिंग हम इन चीजों को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं इस चैप्टर में, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस, जो वोटिंग मशीन रहती है और सब कुछ, ठीक है, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करते हैं, ठीक है। फर्दर सिलेबस में आएगा, बस हमें एक जिस्ट सा लेना है कि हमें पॉलिटिकल साइंस में किन किन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब कोई भी जो पार्टी रहेगी या फिर एनी हाउ कोई भी स्टेट का हेड रहेगा, स्टेट हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, वो क्या करेगा, उसके पास अपना कोई ना कोई एक एजेंडा रहता है, उसके पास कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी रहती है। कुछ जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रही हूँ, उन लोगों की जो नीति होती है वो होती है कि हमें साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो उस तरह की आइडियोलॉजी है। कुछ कहते हैं कि हमें पूरी सोसाइटी को आगे लेकर बढ़ना है, तो वो उसी चीज पर वर्क करते हैं, मेजर मेजर तरीके से, ठीक है। कुछ कहते हैं कि हमें नहीं बच्चों की एजुकेशन पे, कुछ कहते हैं हेल्थ पे, कुछ कहते हैं नहीं जो इतनी सारी पॉवर्टी दिख रही है इसके लिए कुछ करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट करना है। तो अलग अलग एजेंडाज के साथ ही आते हैं, इनकी अलग अलग जो है आइडियोलॉजीज रहती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम लोग अपनी स्टेट की या फिर अपनी जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है उसकी बातों को क्यों माने, हम क्यों मानते हैं उनकी बातों को, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक डर होता है। सबसे पहला डर तो हमें ये होता है कि ये हमें कहीं ना कहीं से पनिशमेंट मिलेगी, है ना। हमें क्यों, मुझे मालूम है कि मुझे किसी बंदे को नहीं मारना है, तो क्यों, क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम लॉ को क्यों ओबे कर रहे हैं, वो सिर्फ इन आइडियोलॉजीज की इज्म की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो, उसमें एक आइलैंड ऐसा भी है जहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं वो इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि हम लोगों का कांटेक्ट भी नहीं है उन तक, इवन की दे आर बैंड। तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज अगर उन लोगों के आइलैंड में जो है लायन या टाइगर रहेगा, तो क्या वो उन लोगों को मारेंगे, मार देंगे ऑब्वियसली। उनके ऊपर कोई चेक ऑन रखने के लिए नहीं है, उनको कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर मैं जाकर के टाइगर का हंटिंग करती हूँ तो मेरे ऊपर क्या आएगा, ब्लेम आएगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मेरे ऊपर तरह तरह के एक्ट्स लगेंगे, मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरे ऊपर कंपेंसेशन लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की आइडियोलॉजी जो है वो मेरी कंट्री में चल रही है। किसी कंट्री में इंडिविजुअलिज्म चल रहा होगा, कि वहां का राजा अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजीज को जो एक बेसिक जो फैक्टर रहता है कि अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, उसको इज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर एक उसके पीछे इज्म लग जाता है, ठीक है। और कौन सा है, कम्युनलिज्म है। तो ये सारी चीजें, ओके। तो बेसिकली हमने 6 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एंड सेवेंथ वन इज की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब 7th पॉइंट में। पॉलिटिकल पार्टीज, 7th पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज। और इसी हेडिंग के अंडर अब हम देखेंगे, इसके साथ साथ में प्रेशर ग्रुप्स और जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। और तो
पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कैसी है, इंटरेस्ट ग्रुप्स बने होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ एजेंडा लाइक लेकर एक एक सिटी में रहते हैं कि हम भाई अपने जो हमारी सिटी है उसके जो एकदम तड़कते भड़कते जो मुद्दे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू जो चल रहा है, उसे लेकर हम सरकार को बताएंगे। सरकार जो है हमारी बातों को सुन नहीं रही है, तो कुछ प्रेशर ग्रुप्स, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो सारी चीजें। तो ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कब हुई, ठीक है, हाउ डिड दे वर्क, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाई। तो इन चीजों को हम पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। सबसे बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि राइट्स हमारे अधिकार। बीइंग अ सिटीजन, अगर मैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ, अगर मुझे वहां पे बोले कि नो सॉरी बट यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी, तो मेरे पास पूरा जो है राइट है कि मैं किसी कोर्ट में जाऊं और वहां पे बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊं और वहां पे एक पिटिशन फाइल करूं या एक केस फाइल करूं कि मुझे वहां पे मेरा जो राइट है उसे इंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज है कि मेरे पास राइट्स हैं बेसिक, बहुत सारे तरह तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू स्पीक है, राइट टू वोट है, राइट टू लिव है, राइट टू वाटर है, राइट टू स्लीप है, हर एक तरह का राइट है, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज, तो विदाउट बीइंग पेएबल टू माय ड्यूटीज, तो मेरे उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। क्या ड्यूटी है कि मैं वोट डालने जरूर जाऊं, ठीक है। बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ माय कंट्री, मैं किसी भी तरह की ऐसी एजेंसी में इन्वॉल्व ना हूं कि जिससे मेरी कंट्री को जो है नुकसान हुए, ठीक है, टेररिज्म लाइक समथिंग। तो वो सारी चीजें मेरी क्या है, ड्यूटीज है। तो उन ड्यूटीज को मुझे निभाना है। एंड बुक में लिख रखा है कि विदाउट डूइंग द ड्यूटी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट और इंजॉय प्रॉपर राइट्स। मतलब ऐसा करके लिख रखा है कि बिना अच्छे से मतलब अपने ड्यूटीज को कंप्लीट करें, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरे अधिकार मुझे मिलेंगे, ठीक है। कुछ ड्यूटीज है वो करूंगी फिर मुझे अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज है, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ये करूंगी तभी मेरे को राइट्स मिलेंगे, ठीक है। 9th पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आई थिंक क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, याद करो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे बना। इसे बनने में 2 साल लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। किसने बनाया, कब पास हुआ, फिर इसको हम सेलिब्रेट कब करते हैं, क्यों करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बातें हैं, कौन से आर्टिकल में क्या लिख रखा है, सचमुच हमें किस किस तरह के जो है राइट्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोग को मालूम भी नहीं होता, लेकिन इफ इफ आई एम अ लॉ स्टूडेंट या फिर पॉलिटिकल साइंस में मैं इस चीज को पढ़ती हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे किन किन बातों की आजादी देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ठीक है। अभी पहले पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे थे, अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे। सेम थिंग, कौन सी, वही। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक है, और बहुत सारे जो हमने देखे थे, ठीक है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी के अंडर आता है 3 ऑर्गन्स रहते हैं इसके। क्या रहते हैं, 3 ऑर्गन्स रहते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशियरी, एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव। एक ने लॉ बनाए, एक ने उनको लागू किया, और थर्ड वन जो है उसके ऊपर कीप्स अ चेक कि उन्हें कोई वायलेट ना करे, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स हमने आज करे हैं, जो बाकी के 13 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। ये सारे स्कोप आपको बहुत अच्छे से समझ लग गए होंगे। आपको बस इन बातों को याद रखना है, और जब भी पेपर में इस चीज को अटेम्प्ट करना है तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए इन सारी लाइंस को लिखना है। डोंट वरी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। एटलीस्ट फर्स्ट और सेकेंड एंड इवन की जो 3rd चैप्टर है उसमें भी जब आप चीजों को देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ रखी हैं, बस थोड़ी थोड़ी एलैबोरेटेड है, ठीक है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।